हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है हमारे नए सेशन में, जिसमें हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चंस और देखने वाले हैं। अब देखते हैं हमारे आज का पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कुछ जो लेक्चर्स हैं वो बड़े हो गए हैं। अब बड़े बड़े लेक्चर्स हैं तो देखने का मन नहीं करेगा सर, ऐसा वाला बात नहीं करना है ना, चुपचाप देखना है, क्योंकि उसमें क्या है, पूरा एक्सप्लेनेशन है। आपको अलग से कुछ और स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा कोशिश है। ठीक है, अगर हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन आए, ऐसा ऐसा प्रोबेबिलिटी तो अच्छा खासा रहता है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन आने के चांसेस तो उतने ज़्यादा नहीं रहते, बट इम्पॉर्टेंट क्या है, वहाँ पर आपको सारा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। हर चीज़ को, छोटा छोटा चीज़ों को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए उसमें उतना टाइम लगा है। अगर हम लोग न्यूटन के किसी एक नियम के बारे में हमारे पास क्वेश्चन दिया है तो हम उसके तीनों नियम को वहीं पर देख लिए हैं। इस टाइप्स के केसेस हुए हैं, इसलिए वो लेक्चर जो है वो इतना लंबा चले गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखते हैं, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य क्या है, एग्जाम निकालना है। ठीक है, तो हम लोग अपने साइड से पूरा कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा डाटा हम लोग आपको दे सके, प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं हमारे पास पहला टॉपिक क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, बीमा MLT-2 किसका है, मतलब इन चारों में से किसका बीमा MLT-2 है, ये क्वेश्चन है। अब इसको जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं बीमा क्या होता है। बीमा में देखो, अगर हम लोग जो हमारे यूनिट रहता है ना, किसी भी, जैसे वेग का इकाई क्या है, मीटर पर सेकेंड, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये रहता है। तो इसको अगर हम लोग डिनोट करना चाहें तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, तो डिनोट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बीमा का। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास स्पीड का, वेलोसिटी का क्या है हमारे पास, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसका कितना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है हमारे पास इसका यूनिट है। अब इसका यूनिट दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर हम लोग को बीमा में अगर डिनोट करना है तो बीमा में ना हम लोग को ML और T से, टी के थ्रू, इन तीनों के थ्रू हम लोग डिनोट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें M रहता है मास के लिए। ठीक है, वजन जो रहेगा ना उसके लिए यूज़ करेंगे, L का यूज़ करेंगे हम लोग लंबाई के लिए, और T का यूज़ करेंगे जो हमारा टाइम है उसके लिए। तो अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो M मतलब यहाँ पर मास होना चाहिए था, इसमें मास के बारे में कुछ नहीं दिया है। मीटर मतलब ये लंबाई के बारे में दिया है और ये टाइम के बारे में दिया है। तो M वाला केस तो क्या है, 0 है। अगर हम लोग यहाँ पर अब L के बारे में बात करें, लंबाई के बारे में बात करें तो 1 है। तो यहाँ पर लंबाई का कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, तो यहाँ पर 1 ही लेंगे, L की पावर 1। अब यहाँ पर सेकंड, सेकंड दिया पर सेकंड, मतलब डिवाइड बाय सेकंड, मतलब डिवाइड बाय, अब सेकंड मतलब टाइम के लिए, टाइम के लिए कितना यूनिट है, 1 ही यूनिट है, सेकंड का पावर 1 है, तो T की पावर भी 1 हो जाएगी। और अगर इसको ऊपर लेके चलें, T को ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, M0L T-1, ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा आंसर है क्या, नहीं है, तो हमारा वेग तो नहीं आएगा इसमें। अब अगला देखते हैं त्वरण। त्वरण में क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब मीटर, मतलब यहाँ पर भी मीटर दिया है ना, लंबाई के बारे में दिया है, द्रव्यमान के बारे में कुछ नहीं दिया, मतलब द्रव्यमान के लिए क्या हो जाएगा, 0। L हमारे पास लंबाई के बारे में दिया है, 1 दिया है, तो हमारा L हो जाएगा। और यहाँ सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर सेकेंड मतलब टाइम, टाइम का स्क्वायर, तो T का पावर 2, बट ये डिवाइड में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2। ये है क्या हमारे पास, नहीं, ये भी नहीं दिया है। अगला हम लोग देखते हैं, बल को देख लेते हैं। बल का कितना होता है, F इक्वल टू क्या होता है, M इंटू A होता है। M मतलब मास। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ये मास के लिए हो गया, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसके यूनिट में देखते हैं ना तो किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब किलोग्राम का देखते हैं तो किलोग्राम ये क्या हो जाएगा, किसका मात्रक है, मास के लिए है, मास के लिए यूज़ करते हैं किलोग्राम, वजन। अब यहाँ पर मीटर, मीटर मतलब L, और यहाँ सेकेंड स्क्वायर मतलब T-2। तो हमारे पास किसका यूनिट है, MLT-2, बल का। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन आते हैं। एक यात्री एक चलती गाड़ी में, रेलगाड़ी में 5 रुपए का सिक्का उछालता है। यदि सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी के बारे में कथन दिया हुआ है अलग अलग। तो अगर हम लोग एक नॉर्मल सी, मतलब एक नॉर्मल सी एक्सीडेंट रहता है ना, जैसे हम लोग रेलगाड़ी में बैठे हैं या फिर कार में बैठे हैं या फिर बस में बैठे हैं, तो क्या होता है, जब गाड़ी चलते रहते हैं ना तो हम भी उसके साथ चलते रहते हैं। जितना स्पीड का जितना गाड़ी का स्पीड रहेगा ना, उतना ही स्पीड हमारा भी रहेगा। दोनों का स्पीड बराबर बराबर मैच करते हुए चलते रहते हैं।
अब ऐसे केस में क्या होता है, दोनों बराबर में चल रहे हैं, तो जितने जैसे अगर कार का स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 60 की स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब हम लोग भी उसके अंदर जो बैठे हैं ना, वो भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं उसमें। अब उतने स्पीड से अगर हम लोग चल रहे हैं तो मतलब हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब अचानक से गाड़ी में ब्रेक लगा, अब ब्रेक लगा तो गाड़ी के लिए ब्रेक लगा ना, हमारे लिए तो ब्रेक नहीं लगा। तो हम लोग वहां पर क्या हो जाएंगे, मतलब हम लोग के लिए ब्रेक नहीं लगा, हम लोग नहीं रुकेंगे, हमारा जो बॉडी है ना वो मूवमेंट में ही रहेगा, लेकिन गाड़ी रुक जाएगा, इसलिए ऐसा लगता है कि हम लोग आगे की साइड धकेला गए, ऐसा होता है। अब यही केस को पूछता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर क्या क्या पूछता है, एक समान त्वरण के साथ चल रही है क्या, मतलब एक्सेलरेशन सेम है क्या। यहाँ पर अगर रिटार्डेशन मतलब मंदन, मतलब सेम सेम मंदन के साथ चल रही है क्या, सेम चाल से चल रही है क्या, सेम वेग के साथ चल रही है, तो क्या यहाँ पर क्या घटना हो रही है, एक समान त्वरण के साथ चल रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो मतलब सेम सेम त्वरण के साथ चल रही है। अब अगला देखते हैं हम लोग, पहिए में बॉल बियरिंग का काम है। बॉल बियरिंग जो रहता है ना, हमारा जो साइकिल होता है ना, साइकिल में बॉल बियरिंग लगाया जाता है, उसका काम क्या रहता है, घर्षण को बढ़ाना, नहीं, घर्षण को बढ़ाएगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा, गाड़ी मतलब साइकिल जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा ठीक से। सुविधा के लिए नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक है, सुविधा के लिए लगा दिया ऐसा वाला नहीं है, नहीं तो ऐसे में तो सुविधा के लिए मतलब बहुत सारा लगा देंगे, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा सुविधा, जिसको ज़्यादा सुविधा की जरूरत रहेगा वो तो फिर 25-30 ठोक लगा दिया, क्या सुविधा तो मिलेगा रे भाई, ऐसे करके बोल के ना, तो फिर ये लॉजिक गलत है ना। स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला भी लॉजिक सही नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, गतिज घर्षण जो रहता है, गतिज घर्षण, गति के कारण जो घर्षण उत्पन्न होता है ना, उसको बोलते हैं गतिज घर्षण। और जो उस किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो घर्षण होता है ना, मतलब स्टैटिक पोजीशन के कारण जो घर्षण होता है, उसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण, ठीक है। तो गतिक घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलना, वो लोटने मतलब लोटना मतलब क्या होता है, ऐसे गोल गोल घूमते हैं, जैसे बच्चे लोग लोट रहे हैं, ठीक है, लोट के रोते रहते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब पूरा गोल, मतलब जमीन में क्या करते हैं बच्चे लोग, उनका जिद्दी पूरा ना करो तो क्या होते हैं, जमीन में लेटने लगते हैं, गोल गोल घूमेंगे, गोल 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 गोल। तो वैसे ही क्या होता है, हमारे जो साइकिल का बॉल बेयरिंग रहता है ना, वो भी मतलब ऐसी बच्चों के जैसे गोल गोल घूमने की कोशिश करता है, तो वही है लोटनिक घर्षण। तो मतलब वो लोटनिक गति है, और उसके कारण उत्पन्न होने वाला घर्षण लोटनिक घर्षण होता है। तो गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलने के लिए बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं ताकि साइकिल आगे बढ़े, ठीक है। ये हुए हमारे 3 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यह प्रक्षेप्य पथ बनाता हुआ पृथ्वी पर पहुंचता है, तो निम्न में से कौन सा स्थिर रहेगा। जैसे मेरा दोस्त है, ठीक है, मेरा दोस्त है, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, मेरा ये मैं हूँ और ये मेरा दोस्त है मयंक, ठीक है। अब मैं इसको बॉल फेंक के दूंगा, वो मेरे से बॉल मांगा, मैं उसको बॉल दूंगा। अब मैं उसको सीधा सीधा ऐसे उसके सीधे सीधे डायरेक्शन में दूंगा ना, तो वो सीधे सीधे नहीं जाएगा, वो ऐसे करके चल देगा, ठीक है, उसका चरण पकड़ लेगा, अरे भाई मयंक मैं आ गया आपके पास बॉल, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होता है, मैं अगर सीधा फेंकने की कोशिश करूँ तो क्या बनाएगा, एक एक अलग से पथ बना लेता है। तो मैं जान रहा हूँ ना, ये ऐसा पथ बनाएगा, सीधा सीधा फेंकूंगा तो ऐसे नीचे हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, पहले से ही ऐसे ऊपर फेंकूंगा ताकि उसके सीधा हाथ पे पहुंचे, ठीक है। ये पथ क्या कहलाता है, ये पथ क्या कहलाता है, प्रक्षेप्य पथ कहलाता है, प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल, ये मोशन क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, और जो पथ है वो प्रक्षेप्य पथ, ठीक है। मतलब प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन जो हमारा पैथ है, प्रोजेक्शन पैथ कहलाता है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्शन पैथ। अब हम लोग इसमें देखते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये इसमें से क्या चीज स्थिर रहेगा, स्टेबल कौन सा रहेगा। अब मैं यहाँ से फेंका, पहले तो जोर से फेंका ना, और पहले स्पीड से भी चला, बट बाद में क्या होगा, यहाँ ऊपर जाते जाते उसका स्पीड चेंज हो जाएगा, ठीक है, स्पीड कम हो जाएगा ना, उसके बाद जब ये नीचे आएगा तो फिर स्पीड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर स्पीड जो है वो चेंज होता रहेगा ना। तो पहली बात तो गेंद की चाल सेम नहीं होगी, स्थिर कौन सा रहेगा उसके बारे में बात करें ना, तो इस चाल स्थिर नहीं रहेगी। अब चाल स्थिर नहीं है तो गतिज ऊर्जा कैसे सेम हो सकती है, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा भी गलत। अब ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक मतलब जो हाइट जो है ना, उसका चेंज होना या ना होना, ये वाली बात है ना। तो यहाँ पर अलग हाइट है, यहाँ पर अलग हाइट है, यहाँ पर अलग हाइट है, सब जगह हाइट चेंज होते जा रहा है, तो ऊर्ध्वाधर घटक भी मतलब स्थिर नहीं रहेगा। बस ये हमारा क्या, क्षैतिज घटक। और ये स्थिर कैसे रहेगा उस चीज को समझिए ना, हम लोग यहाँ से यहाँ फेंक रहे हैं ना,
अगर हम लोग का देखो, जैसे हम लोग देखते हैं ना 45 डिग्री सेल्सियस बोल रहा ना, 45 डिग्री का एंगल बना के अगर मैं कोई चीज़ को फेंकूं तो वो सबसे ज़्यादा मतलब उसका रेंज सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, किसी और एंगल में भेजूंगा फेंकूंगा तो उतना एंगल मतलब उतना ज़्यादा डिस्टेंस वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा, ऐसा हो सकता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर मतलब कौन सा एंगल में से जाता है, 45 डिग्री से जाता है। 45 में फेंके तो फिर एकदम दूर फेंकाएगा। अब 45 डिग्री में फेंकेंगे तब फिर दूर फेंकाएगा। अब तो इसका मतलब हम लोग को एक चीज़ और क्या समझ आता है कि हम लोग को पता रहता है कि कहाँ से कहाँ, मतलब अगर यहाँ से 45 डिग्री में फेंक रहा हूँ ना तो इतना दूर में ही फेंकाएगा, हम लोग को पता है। हमको ये तो पता है 45 का एंगल बनाऊंगा तो इतना डिस्टेंस तो जाएगा ही जाएगा, तो वो चेंज नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर स्पीड चेंज हुआ तो अब मैं मतलब अगर 10 मीटर दूर जाना रहेगा, नहीं अब मैं 15 मीटर दूर जाऊंगा, या नहीं मैं 8 मीटर दूर जाऊंगा, ऐसा तो चेंज नहीं होता। तो जमीन का जो स्तर रहता है ना, मतलब जो क्षैतिज घटक रहता है वो चेंज नहीं होता, वो स्थिर रहता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन का गति का पहला नियम किस मतलब नियम संकल्पना देता है। ठीक है, कौन सा नियम को बताता है। ठीक है, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है, जड़त्व का नियम। मतलब अगर कोई वस्तु जो है स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी तब तक जब तक उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए, ये पहली बात। और दूसरी बात क्या बोलता है उसमें कि अगर कोई वस्तु गतिशील है, मूव कर रहा है, पहले से ही गाड़ी चल रहा है, जैसे गाड़ी चल रहा है ना, तो वो तब तक चलते रहेगा जब तक हम लोग उसमें ब्रेक नहीं लगाएंगे। यही क्या है, जड़त्व का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये यही यही तो है, न्यूटन की गति का पहला नियम भी यही है। सेकंड नियम क्या है, संवेग संरक्षण का नियम, कि अगर किसी वस्तु में, किसी गतिशील वस्तु में अगर हम लोग बल लगा रहे हैं तो उसमें लगने वाला जो वो बल रहेगा ना, वो उसके संवेग में होने वाले परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब अगर संवेग में परिवर्तन जो है वो इंक्रीज होते जाएगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज होगा संवेग में परिवर्तन तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, तो हमारे पास पहला नियम क्या चीज को बताता है, जड़त्व को। अगला क्वेश्चन आता है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्टली लोग यूज किए होंगे वॉशिंग मशीन, तो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। अगर इसको हम लोग देखें तो हमारा ये वॉशिंग मशीन है। ठीक है, मतलब ये वॉशिंग मशीन नहीं है, हम लोग मान लेते हैं ऊपर से ऐसे देख रहे हैं ना हम लोग, तो हम लोग को ऐसा दिख रहा है वॉशिंग मशीन। इसमें रखे हैं कपड़ा, ठीक है, अलग अलग कपड़ा रखे हैं हम लोग। अब यहाँ पर इसको चालू कर दिए, चालू कर देंगे तो क्या होगा, ये जो कपड़े रहते हैं ना वो इसके साइड ऐसे, मतलब इसके जो दीवार है ना उसमें पड़ते हैं, और उसमें पड़ने के बाद क्या होता है, ये लोग मतलब साफ होते हैं ना, इसमें पड़ने से वो लोग साफ होते हैं। जैसे पहले के टाइम पे क्या करते थे, कपड़ा धोने के लिए मतलब गीला कर लिए उसके बाद ऐसे ऐसे करके पटक पटक के साफ करते थे, ऐसे पटक पटक के। वैसे ही मतलब हम लोग ऐसा कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि ये जो है ना, ये कपड़े जो हैं वो दीवार में वैसे ही पटकाएं, तो वो लोग दीवार में पटकाते हैं, हम लोग ऐसे पटकते थे ना, वो ऐसे पटकता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जो अंदर सेंटर में जो है ना पॉइंट, वहां से बाहर के साइड बल लग रहा है। बाहर के साइड बल लगता है तो उसको बोलते हैं, देखो दो टाइप का बल होता है, एक होता है अंदर से बाहर की ओर लगता है, एक होता है बाहर से अंदर की ओर लगता है। जो अंदर से बाहर की ओर लगता है ना उसको बोलते हैं अपकेंद्री बल। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अगर बाहर से अंदर की ओर लग रहा है तो उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, जैसे हम लोग का ये अर्थ है यहाँ सेंटर में क्या है, ग्रेविट मतलब जो हमारा सेंटर में क्रोड है, ये हमारा मतलब यही क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को वो करता है, मतलब स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर इसके कारण क्या होता है, सारा चीज अंदर की ओर खिंचाता है, मतलब अल्टीमेट सेंटर की ओर जाता है, जाने की कोशिश करता है। तो यही क्या कहलाता है, वो अंदर की ओर जा रहा है ना तो इसको बोलेंगे अभिकेंद्री, और बाहर की ओर लगा है तो फिर वो अपकेंद्री। तो जो वॉशिंग मशीन है ना किसके बल पर कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक लघु क्या दिया है, यदि एक लघु वर्षा बूंद वायु से होती हुई गिरती है तब उसका वेग बढ़ जाता है, उसका वेग घट जाता है। वेग कुछ समय के लिए बढ़ता है फिर एक समान हो जाता है, कुछ समय के लिए स्थिर वेग से उसका फिर वेग बढ़ जाता है। तो जब कोई बूंद जो है ना, पानी का बूंद, बारिश हो रहा है, पानी का बूंद गिरेगा तो उसमें पहले क्या होता है, कुछ समय के लिए बढ़ता है, स्पीड जो है ना कुछ टाइम के लिए बढ़ेगा, उसके बाद फिर क्या हो जाता है, एक समान हो जाता है, एक समान गति से वो चलने लगता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। भार राशि किसके द्वारा मापा जाता है, अब देखो यहाँ पर सभी को लगेगा, देखो एक होता है किरण संतुलन, एक होता है उभयनिष्ठ संतुलन, स्प्रिंग संतुलन और संतुलन चक्र। एक हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं ऐसा करके, वो हमारे पास जो तौलने का आता था तराजू, तराजू से तौलते थे।
तो सबको लगेगा कि वो ये संतुलन चक्र है ऐसे करके, बट ध्यान रखेंगे भार के बारे में, वो किसमें मतलब किसके द्वारा नापा जाता है, स्प्रिंग संतुलन, ठीक है, स्प्रिंग संतुलन के द्वारा मापा जाता है। और देखो भार और द्रव्यमान में एक छोटा सा अंतर होता है ना, देखो सबको लगता है भार और द्रव्यमान एक ही है, बट ऐसा नहीं है, भार और द्रव्यमान में थोड़ा सा अंतर है। अगर हम लोग देखते हैं द्रव्यमान क्या होता है, जो किसी वस्तु का मास होता है, मतलब उसमें एक्चुअल में उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, उस मतलब जिस भी मटेरियल में, मतलब जिस मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं उसमें जो भी पार्टिकल्स हैं उनका जो एक्चुअल वेट है ना, वो क्या कहलाता है, द्रव्यमान या फिर मास, इसी को बोलते हैं। ठीक है। और भार क्या होता है, इस मास में, ये मास है कि मतलब कोई वस्तु है उसके ऊपर उसमें वो लग रहा है ना, कुछ किसी वस्तु का कुछ मास है, अब उसमें ग्रेविटी ग्रेविटी के कारण क्या हो रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो वो नीचे की साइड जाने की कोशिश करेगी, तो ये मास तो मास है और उसमें ग्रेविटी भी लग रही है, तो यहाँ पर जब मास और ग्रेविटी जब दोनों लगे तो उसको क्या बोलेंगे, भार, वेट। ध्यान रखेंगे ये वेट है वो मास है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, वेट में क्या हो जाता है, ग्रेविटी का भी फैक्टर काम आने लग जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु वृत्तीय पथ के चारों ओर गति करना किस चीज का उदाहरण है। ठीक है, कोई वस्तु है जो चारों ओर गति कर रहा है, तो वो किस चीज का एग्जाम्पल है, एक समान वेग परिवर्तित त्वरण, एक समान समान वेग समान चाल परिवर्ती वेग और समान चाल परिवर्तित त्वरण। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब वस्तु वृत्तीय पथ में गति कर रहा है ना, देखो ऐसे करके गति कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब ऐसा लगता है कि एकदम कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, बट ऐसा नहीं है, स्पीड में क्या होता है, लगातार चेंजेस आते रहता है, मतलब वेलोसिटी में चेंज आते रहता है। तो अगर वेलोसिटी में अगर चेंज आ रहा है तो फिर यहाँ कौन से में लिखा है, मतलब देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, त्वरण में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन त्वरण में नहीं, अगर वेग में परिवर्तन आएगा तो फिर वो वृत्तीय पथ पे गति करेगा, तो यहाँ पर त्वरण में परिवर्तन है तो ये वाला सही नहीं होगा, समान वेग, यहाँ पर वेग तो चेंज होना चाहिए, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फिर परिवर्तित त्वरण आ गया, और परिवर्ती वेग कहाँ पर है, सिर्फ यहाँ पर, तो हमारा आंसर क्या होगा, समान चाल परिवर्ती वेग। अगला क्वेश्चन, लंबी कूद लगाने से पहले खिलाड़ी क्यों दौड़ता है। लंबी कूद का मतलब जैसे लंबी कूद दौड़ने वाला है ना, तो उसके लिए क्या करेगा, वो पहले से दौड़ते दौड़ते आते हैं, दूर से दौड़ते आते हैं, उसके बाद जंप करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, जब लगातार वो दौड़ते आ रहे हैं ना, तो उसका पूरा का पूरा बॉडी स्पीड में है, ठीक है, पूरा बॉडी स्पीड में, अब वो रोक देता है अपने आप को, जब जंप करेगा ना तो फिर वहां पर, यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ तक ऐसे दौड़ा, उसके बाद जंप किया, तो यहाँ पर जो ये रहता है ना, इसका बॉडी तो मूवमेंट में है, उसका बॉडी तो स्पीड में है, ब्रेक तो लगा नहीं है, वो तो सिर्फ उसको एग्जीक्यूट किया है, चेंज किया है, तो यहाँ पर इसका क्या होता है, ये इसका गति ही ना आगे, इसके आगे बढ़ने का काम आता है। अगर कोई ऐसी मतलब चुपचाप ऐसे खड़े होकर यहीं पर से कूद दे, तो वहाँ पर वो ज़्यादा डिस्टेंस वो मतलब वो एक्वायर नहीं कर पाएगा, बट दौड़ते आएगा तो फिर क्या रहेगा, उसमें एक स्पीड रहेगा, उस स्पीड का यूज़ करेगा वो जंप करने में, तो ज़्यादा दूर पर वो जंप कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, गति का जड़त्व। गति का देखो, जड़त्व दो टाइप का होता है, एक गति का जड़त्व होता है और एक स्थिरता का जड़त्व होता है, दो टाइप का जड़त्व है। तो जो गति का जड़त्व वो रहता है ना, मतलब गति कर ही रहे, उसमें ब्रेक नहीं लगाए हैं अभी, तब तक वो गति करते रहेगा, ये है गति का जड़त्व। और कोई वस्तु स्थिर है तब तक स्थिर रहेगा जब तक हम लोग फोर्स नहीं लगाएंगे, तो इसको बोलेंगे स्थिरता का जड़त्व। ठीक है, तो आज के लिए मतलब इस लेक्चर के लिए इतना क्वेश्चन आप लोग देखिए, और एक बार फिर से मतलब इसको डबल टिबल देखिए और याद रखने की कोशिश कीजिए इन सारे फैक्टर्स को, मतलब क्वेश्चन बस काफ़ी नहीं है, जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ वो सारे को भी ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो फिर कर दीजिए। थैंक यू।